Hello students, welcome to the lecture of pediatric nursing. I am Dr. आरती. तो आगे कंटिन्यू करते हैं. पिछली बार हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था. इस बार ही आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ डेंटिशन, स्कल एंड फोंटेनेल, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, माइक्रो एंड मैक्रोकेफेली. सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस कम आउट ऑफ दिस टॉपिक. So quickly and very brief we'll know these topics. जितना जानना ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे. तो सबसे पहले टेम्परेरी डेंटेशन और परमानेंट डेंटेशन. टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, आप सबको पता है, दूध के दांत. दूसरा नाम इसे दिया गया है डेसिडुअस टीथ. ठीक है, डेसिडुअस टीथ या फिर प्राइमरी डेंटेशन. परमानेंट को दिया गया है सेकेंडरी डेंटेशन. तो अब इसके बाद हम जानते हैं कि कितने कितने होते हैं. सो परमानेंट टीथ सबको पता है. स्माइल प्लीज, 32 ही दिखाइए. सो द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ वी हैव इज 32. सो दीज आर 32 इन नंबर. टोटल टीथ हमारे टेम्परेरी कितने होते हैं? दूध के दांत 20 होते हैं. शुरुआत कब होती है? तो सबसे पहला दूध का दांत निकलता है 6 महीने पे, और सबसे पहला परमानेंट 32 का सबसे पहला दांत निकलता है 6 साल पे. ये हमें अच्छे से याद रखना है. 6 मंथ्स 6 years. वेरी सिंपल. सबसे पहला टूथ निकलता कौन सा है टेम्परेरी डेंटेशन में? सो दिस इज द लोअर सेंट्रल इंसाइजर. अभी आगे हम देखेंगे दांतों का ढांचा, जिसमें हम देखेंगे कौन सा है लोअर सेंट्रल इंसाइजर, कौन से बाकी दांत हैं. सो सबसे पहला दांत निकलता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर. इसमें सबसे पहला दांत निकलता है फर्स्ट मोलर. सो दिस इज सिंपल, 1 and मोलर. फर्स्ट एंड 1, फर्स्ट मोलर. लास्ट दांत कौन सा निकलता है? लास्ट दांत जो हमारा टेम्परेरी डेंटेशन में निकलता है, दैट इज द सेकेंड मोलर. दिस इज द लास्ट इन द डेंटेशन ओनली. जो लास्ट उसका ढांचा है दांतों का परमानेंट वाले में, उसमें लास्ट सेकेंड मोलर ही है. सिमिलरली इसमें लास्ट है थर्ड मोलर. तो ये भी बहुत इजी है याद करना कि पहला टूथ है लोअर सेंट्रल इंसाइजर, इसमें फर्स्ट मोलर. आखिरी टूथ है सेकेंड मोलर और इसमें है थर्ड मोलर. नेक्स्ट आते हैं कि कब हमारी ये डेंटेशन कंप्लीट होती है. सो टेम्परेरी पूरी डेंटेशन कंप्लीट होती है 3 years ऑफ एज पे, और जो हमारी परमानेंट डेंटेशन है वो कंप्लीट होती है 12 years ऑफ एज पे. बट हमें एक इसमें बात याद रखनी है, 12 years में डेंटेशन सेट परमानेंट वाला पूरा कंप्लीट हो जाता है एक्सेप्ट द थर्ड मोलर. थर्ड मोलर सब जानते हैं, अक्ल दाढ़ जिसे बोलते हैं. किसी की लेट निकलती है, 18 साल पे निकलती है, यार दांत में दर्द हो रहा है, अरे ती तो अक्ल दाढ़ आ गई है, अक्ल ही अभी आई है. सो लाइक दैट वी कैन रिमेंबर कि थर्ड मोलर इज नोन एज द अक्ल दाढ़. तो 12 साल तक पूरा सेट निकल जाता है परमानेंट में एक्सेप्ट थर्ड मोलर. ओके, तो इसलिए हमने इसमें बोला है कि थर्ड मोलर सबसे लास्ट में निकलता है. सो नो कंफ्यूजन. सीक्वेंस क्या है दांत निकलने की इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो वी आर नॉट कवरिंग हियर. क्वेश्चंस कहाँ आए हुए हैं? 6 months पहला दांत कब निकलता है? आखिरी दांत थर्ड मोलर होता है. दांत गिरने कब शुरू होते हैं? अब जो टेम्परेरी दांत हैं वो गिरेंगे तभी स्पेस बनेगी परमानेंट टीथ के लिए. सो टेम्परेरी टीथ जो होते हैं, दूध के दांत जो होते हैं, they begin to fall at 6 years of age. तो ये भी बहुत सिंपल है कि जब 6 साल पे हमारा पहला परमानेंट टूथ निकल रहा है, तो एक टेम्परेरी तो गिरेगा ही ना उसे जगह देने के लिए. सो 6 साल पे ये गिरना चालू होते हैं और 6 साल पे ही परमानेंट वाले स्टार्ट होते हैं बनने. तो ये है सिंपल. दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. तो हमारा जो डेंटल फॉर्मूला होता है इट इज 2-1. डेंटल फॉर्मूला इज 2-1-2-3. तो 2-1-2-3 में इन्हें हम ब्रैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं. 4 का ब्रैकेट होता है तो एक साइड होते हैं 2-1-2-3. ठीक है, 2-1-2-3. सो 2 हमारे पास 1 सेंट्रल इंसाइजर, 1 लेटरल इंसाइजर, एक कैनाइन आ जाता है, उसके बाद 2 प्रीमोलर्स आ जाते हैं, एंड 3 हमारे पास मोलर्स होते हैं. ठीक है, तो ये एक 4 क्वाड्रेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है. तो एक साइड पे होता है 2-1-2-3, यानी 3 4 5 6 7 8. 8 into 4, वेरी गुड, 32. तो 32 दांत का परमानेंट स्ट्रक्चर है.
सिमिलरली जो हमारा टेम्पररी होता है, दिख ही रहे हैं हमें इसमें कम दांत हैं, तो इंसाइजर सेम हो गए, कैनाइन एक हो गया, दीज आर सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर एक कैनाइन, बट यहाँ पे होते हैं 2 मोलर। तो क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द टीथ इज एब्सेंट इन टेम्पररी डेंटिशन। तो ये हमें याद रखना है, प्री मोलर्स आर एब्सेंट इन टेम्पररी डेंटिशन। तो साइड में ये हमें क्वेश्चन लिख देते हैं, प्री मोलर्स, very important, star marked, are absent in temporary dentition। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, which of the following set of teeth are absent in temporary dentition। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, till what age can we find mixed dentition। तो mixed dentition का मतलब क्या है कि दांतों में temporary teeth भी हैं, permanent teeth भी हैं। सो मिक्स डेंटेशन हमें मिलती है 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज तक। 6 ईयर्स पे वो फॉल होना चालू होते हैं, 6 ईयर्स पे वो आना चालू होते हैं, 12 ईयर्स तक वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो 12 ईयर्स तक उनका फॉल भी कंप्लीट हो जाता है टेम्पररी टीथ का। तो वी लर्न कि मिक्स डेंटेशन कब तक मिल रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अदर स्टार मार्क क्वेश्चन। तो इतनी जितना भी हम ये इतनी सारी हमने स्टोरी पढ़ी दांतों के बारे में, तो क्वेश्चन इसमें से यही आए हुए हैं, मिक्स डेंटेशन कब दिखती है, 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज पे, एंड प्री मोलर्स आर एब्सेंट इन टेम्पररी डेंटेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है कि किस एज पे कितने दांत होते हैं, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग कि कैसे याद रखेंगे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पररी टीथ। तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 6 मंथ्स पे तो निकलने चालू होते हैं, तो हमें पता है कि 6 मंथ्स पे एक ही दांत होगा। उसके बाद इधर भी 4 ऐड करेंगे, ऐड 4 इन द मंथ्स, एंड इधर 4 की टेबल लिखेंगे। सो 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 23। ठीक है, इधर 4 की टेबल लिख दो, 4 8 12 16 और एंड में 20। तो अब हमारे पास हो गया 6 to 7 मंथ में एक ही दांत होता है, 11 महीने पे 4 होते हैं, 15 महीने पे 8 होते हैं, 19 महीने पे 12 होते हैं, 23 महीने पे 16 होते हैं, और जब बच्चा 3 साल का, ये हमने पढ़ लिया था कि जब बच्चा 2.5 से 3 साल का होता है दांत कंप्लीट हो जाते हैं, डेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, 20 दांत आ जाते हैं। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो ये है, हाउ मेनी सेट ऑफ टीथ, इसका आगे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 ईयर्स पे कितने दांत होते हैं, 2 ईयर्स पे कितने दांत होते हैं। तो इसमें ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग थे, वन ऑफ द ऑप्शन वाज 8 and 16 एंड द अदर वाज 16 to 20। अब हमें पता है हमारा आंसर इज 16, सो विच वन शुड वी टेक, 8 to 16 या 16 to 20। सो वी आर वेरी क्लियर, 20 दांत तो 2.5 से 3 साल तक कंप्लीट नहीं होते हैं, तभी होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो आर आंसर इज 8 to 16, नॉट 16 to 20। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, जिससे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिलेड डेंटेशन। तो बहुत बारी बच्चे ओपीडी में आते हैं, पेरेंट्स लाते हैं कि हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है, अभी तक दांत नहीं निकले, डॉक्टर कुछ कैल्शियम लिख के दीजिए, कुछ विटामिन डी लिख के दीजिए, कुछ टेस्ट कर लीजिए कि क्या दिक्कत हो रही है बच्चे को। तो कब मैं वरी होंगी, जब बच्चा मेरे पास आ रहा है, तो एट व्हाट एज विल आई वरी कि एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम एंड आई शुड डील विद इट। तो delayed dentition is defined as when there is no teeth, when there is no teeth, this is also important, till 13 month, 13 महीने तक कोई भी दांत नहीं है, तो उसे बोलते हैं delayed dentition। तो अब आते हैं what are the causes of delayed dentition। सिंपल causes हैं, पहला है rickets, ठीक है, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, अल्टीमेटली कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, दांतों को चाहिए कैल्शियम, तो rickets is one of the causes। Second is congenital hypothyroidism, congenital hypothyroidism में भी delayed dentition देखी जाती है। अब ये दांतों से रिलेटेड ना आप ये दोनों टर्म्स बहुत बारी सुनेंगे, ठीक है, बहुत बारी हमारे रिपीटेडली आएंगे ये टर्म्स, रिकेट्स में, congenital hypothyroidism में, डाउन सिंड्रोम में, इन सब में हमें डिलेड डेंटेशन मिलती है। एक हमारा सिंड्रोम है विच इज़ नोन एज क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम, ये भी दांतों के एस्पेक्ट से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है।
क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम। क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या होता है। इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ डीलेड डेंटेशन। तो याद कर लिया, डीलेड डेंटेशन 13 महीने तक कोई दांत नहीं निकला, रिकेट्स, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड देन डाउन सिंड्रोम एंड क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, सुपरन्यूमरी टीथ क्या होते हैं। अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा एक क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम का बच्चा है। अगर आप लोग सीरीज कभी देख रहे हैं, पहले देखी है, तो एक सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, उसका जो मेन चाइल्ड आर्टिस्ट है, ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम। सो क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम इज बेसिकली अ सिंड्रोम विच इफेक्ट टीथ एंड बोन्स। इधर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम। तो ये हमारा क्या क्या इफेक्ट करता है, टीथ को इफेक्ट करता है, बोन्स को इफेक्ट करता है। रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। टीथ में क्या क्या इफेक्ट हो गया, एक तो हमने देख लिया डिलेड डेंटेशन, दूसरा सुपरन्यूमरी टीथ। सुपरन्यूमरी टीथ क्या होते हैं, एक्स्ट्रा टीथ इन एडिशन टू द नॉर्मल सेट। 20 या 32 के अलावा जितने भी दांत आएंगे वो सुपरन्यूमरी टीथ होते हैं। तो क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम में टीथ में ये एबनॉर्मैलिटी हो गई। बोन्स में एक बहुत कॉमन एबनॉर्मैलिटी होती है, दैट इज एब्सेंस ऑफ क्लैविकल बोन, जिसे हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो क्लैविकल बोन एब्सेंट होता है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द फीचर ऑफ दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन, ये दोनों शोल्डर्स को फ्रंट में ऐसे मिड लाइन में ज्वाइन कर सकती हैं। तो आजकल बहुत सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इफ एनी ऑफ द पिक्चर्स शोइंग अ चाइल्ड ज्वाइनिंग बोथ द शोल्डर्स इन द मिड लाइन, सो दैट इज द चाइल्ड ऑफ क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम। सुपरन्यूमरी टीथ के अदर कॉजेज क्या हैं, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, करेक्ट, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम। नेक्स्ट है नेटल टीथ। व्हाट आर नेटल टीथ, जब हमें पता है बच्चा पैदा होता है कोई दांत नहीं होते, तो टेम्परेरी डेंटेशन पहला दांत 6 महीने पे निकलता है। नेटल टीथ इज डिफाइंड एज व्हेन द टीथ आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। Teeth present from birth। अभी कौन कौन से सिंड्रोम में मिलते हैं, बहुत सारे सिंड्रोम्स में मिलते हैं, बट इसमें हम एक कॉमन सिंड्रोम देखते हैं, सोटोस सिंड्रोम। तो सोटोस सिंड्रोम आता है इसके कॉजेज में, और एक और सिंड्रोम आता है इसके कॉजेज में जिसकी मैंने पिक्चर साइड में दी हुई है, पियारा-रॉबिन्सन सिंड्रोम। पियारा-रॉबिन सिंड्रोम। अब इनके बारे में शॉर्ट में जानेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। 2-2 लाइनें शॉर्ट में हम एक एडिशनल शीट पे लिख लेते हैं। सोटो सिंड्रोम क्या होता है, लार्ज हेड, इसमें ना सेरेब्रल जाइजेंटिज्म होती है, इसे बोलते हैं सेरेब्रल जाइजेंटिज्म, यानी कि बच्चा जो है उसका जो ब्रेन का साइज होता है वो बड़ा होता है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बिग, सर का साइज भी बड़ा होता है, बच्चा टॉल दिखेगा, फेशियल फीचर्स भी अलग होते हैं, प्लस इसमें नेटल टीथ भी दिखते हैं। पियारा-रॉबिन सिंड्रोम में क्या क्या दिखता है, अभी हमने जो पिक्चर देखी थी पियारा-रॉबिन सिंड्रोम की, एक हमें दिखता है माइक्रोग्नीथिया, यानी छोटा जबड़ा, जबड़ा पीछे को होता है, बैकवर्ड होता है जॉ, और स्मॉल इन साइज होता है। माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रोग्नीथिया मतलब स्मॉल जॉ, तो छोटा जबड़ा। ग्लोसोप्टोसिस, ग्लोसोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, लार्ज टंग होती है और वो पीछे को गिर रही होती है, द टंग इज फॉलिंग बैकवर्ड। ग्लोसोप्टोसिस, द टंग इज फॉलिंग बैकवर्ड। तो जॉ छोटा है, टंग पीछे को गिर रही है, तो अल्टीमेटली इसका थर्ड फीचर होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पियारा-रॉबिन सिंड्रोम। तो पीछे एक बार देख लेते हैं पियारा-रॉबिन सिंड्रोम। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, ये देखो जॉ पीछे की तरफ है, इधर टंग पीछे को गिर रही है, तो अल्टीमेटली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। सो दीज आर द 3 फीचर्स, माइक्रोग्नीथिया, ग्लोसोप्टोसिस एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट आते हैं हचिसन टीथ एंड मलबेरी टीथ। ये दोनों तरह के टीथ हमें मिलते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस में।
ये बहुत बारी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, कि व्हाट इज दिस काइंड ऑफ टीथ, ये हमें कौन सी बीमारी में मिलता है, कंजेनाइटल सिफिलिस में मिलते हैं। सो ये होते हैं पेग शेप, ऐसे ऐसे, दिस इज हचिनसन्स टीथ, ओके। एंड देन ये वाले जो हमारे दांत होते हैं, ये दांतों के ऊपर स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इधर भी आपको दिख रहे होंगे इन द पिक्चर आई हैव ट्राइड, ये बहुत सारे गोल 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 गोल, 1 2 3 4, सो स्मॉल एंड राउंडेड, सो दीज आर राउंडेड। हमारे मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलते हैं फर्स्ट मोलर पे, एंड इसमें इनामल एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ इनामल। सो ये होते हैं हमारे मलबेरी एंड हचिसन टीथ। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं जिसपे क्वेश्चन आता है, ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस। अभी बहुत कम देखने को मिलता है, बट पहले हमें कंजेनाइटल सिफिलिस के बच्चे बहुत सारे देखने को मिलते थे। सो ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस जानते हैं, व्हाट इज द ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस। इस पे क्वेश्चन जो आपका आता है, तो 3 चीजें इसमें आती हैं, ट्रायड मीन्स 3 ऑफ कोर्स। सबसे पहला आई से रिलेटेड, दैट इज इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस। सेकेंड हमारा होता है नर्व डेफनेस। कौन सी नर्व डेफनेस? 8th नर्व। आई से हो गया, ईयर से हो गया, 8th नर्व डेफनेस। और थर्ड क्या है? हचिसन टीथ। थर्ड इज हमारा हचिसन टीथ। तो 3 चीजें हो गई इसमें, इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस, 8th नर्व डेफनेस एंड हचिनसन्स टीथ। ये याद रखेंगे, दिस इज द ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस। सिंपल, हमारा टीथ का टॉपिक खत्म। ये हमने पढ़ लिया था, नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ बाय 2 years, सो नो कंफ्यूजन, आंसर विल बी 8 to 16। 16 तो हमें पता ही है, तो 20 नहीं होते, बट ठीक है 20 2.5 से 3 साल पे होते हैं। सो 8 to 16 इज द आंसर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, I'll explain you with the help of the figure। देखेंगे सूचर्स क्या होते हैं, फॉन्टेनेल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले दिस इज आवर स्कल। स्कल में सूचर्स कौन कौन से होते हैं? सूचर्स का मतलब होता है 2 बोन के बीच का जॉइनिंग पॉइंट। तो हमारा सबसे पहला सूचर कौन सा है? सो ये है पेराइटल बोन, सॉरी दिस इज अ फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन, दोनों तरफ की फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर होता है उसे बोलते हैं मेटोपिक सूचर। ठीक है, मेटोपिक सूचर। उसके बाद नेक्स्ट बोन जो हमारी आती है, वो हमारी आती है पेराइटल बोन। सो पेराइटल बोन्स के बीच में जो जो सूचर्स होते हैं, ये वाले जो सूचर होते हैं दोनों तरफ के, इन्हें हम बोलते हैं कोरोनल सूचर्स। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन सिर्फ इतना होता है कि कोरोनल सूचर क्या होता है और सेजाइटल सूचर। सो एस सेजाइटल, एस सीधा, तो दिस इज सीधा, तो दिस सूचर इज सेजाइटल। सेजाइटल सीधा और सेजाइटल ये वाला सूचर होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सेजाइटल सूचर कौन सा होता है और कोरोनल सूचर कौन सा होता है। और इधर एक सूचर होता है ऑसिपिटल, दिस इज आवर पेराइटल बोन एंड दिस इज ऑसिपिटल बोन। सो इधर एक जो ये सूचर होता है इसे बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर, दिस इज लैम्डॉइड सूचर। तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले मेटोपिक सूचर बिटवीन 2 फ्रंटल बोन्स, कोरोनल सूचर्स बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल बोन्स, सेजाइटल सूचर्स दोनों पेराइटल बोन्स के बीच में है, और ये लैम्डॉइड सूचर जो है पेराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच में है। ठीक है, सो दिस इज आवर लैम्डॉइड सूचर। अब नेक्स्ट आता है कि इनके बीच में जो स्पेसेस बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज फॉन्टेनेल्स। दीज आर स्पेसेस इधर फील होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है दीज स्पेसेस कैन बी फेल्ट। सो ये जो एक डायमंड शेप बना है, थोड़ी गंदी शेप आई है इधर ये जो डायमंड शेप है, दिस इज एंटीरियर फॉन्टेनेल। इसका दूसरा नाम है ब्रेगमा।
जो नीचे को हमारा बना है ये ट्राइंगल शेप, दिस इज पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, और इसको हम और क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल बोन, इमेजिन करो दोनों के बीच में मेटोपिक, कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डोइड। फिर हमारे आ गए एंटीरियर फॉन्टेनेल, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। अब क्वेश्चन क्या आता है, टोटल फॉन्टेनेल्स हमारे पास कितने होते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, दो मैस्टोइड, दो स्फेनॉइड। मैस्टोइड और फिनॉइड, इधर हमारा मैस्टोइड होता है पेयर में, इधर होता है स्फेनॉइड पेयर में। क्वेश्चन कहाँ आता है, विच इज द लास्ट फॉन्टेनेल टू फ्यूज। सो एंटीरियर फॉन्टेनेल इज द लास्ट टू फ्यूज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी एज पे फ्यूज होता है। सो इसका एक ब्रैकेट होता है 9 to 18 मंथ्स। तो आपके क्वेश्चन में अगर 12 मंथ्स हो, 1.5 years हो, 9 to 2 years हो, सो इसका एक ब्रैकेट है 9 to 18 मंथ्स लास्ट टू फ्यूज। अगेन पोस्टीरियर फॉन्टेनेल पे क्या क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टू फ्यूज। हमें यही दो जानने हैं, इनके फ्यूजन, लास्ट टू फ्यूज, फर्स्ट टू फ्यूज, और ये कब हो जाता है, बाय 3 months से जनरली फ्यूजेस। सो फर्स्ट फ्यूज होता है पोस्टीरियर 3 महीने तक, एंड देन एंटीरियर फॉन्टेनेल 6 to 9 to 18 months। अब लार्ज इंटीरियर फॉन्टेनेल, अगर फॉन्टेनेल का साइज बड़ा है, बहुत बड़ा फॉन्टेनेल है, किस किस में देखने को मिलेगा। एक, हम जनरली जब बच्चा प्री मेच्योर पैदा होता है तो बोन डेंसिटी कम होती है, बोन्स फुली फॉर्म्ड नहीं होते। सो फर्स्ट हमारा कॉज है प्री मेच्योर। जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, मैं राउंड पे जाती हूँ, उनका फॉन्टेनेल बहुत बड़ा दिखता है, तो प्री मेच्योर बेबीज लार्ज फॉन्टेनेल। सेकेंड हमारा अगेन फॉन्टेनेल फ्यूजन के लिए बोन्स चाहिए, रिकेट्स के केसेस में हमें दिखते हैं लार्ज इंटीरियर फॉन्टेनेल। सिमिलरली डाउन सिंड्रोम, ये सेम कॉजेज हैं, डाउन सिंड्रोम में भी हमारा लार्ज इंटीरियर फॉन्टेनेल दिखता है। सेम कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में भी लार्ज इंटीरियर फॉन्टेनेल दिखता है। एक हमारा एक हमारी कॉज होता है हाइड्रोकेफेलस, जिसमें सर में पानी भर जाता है, तो उस केस में भी वो पूरा एक्सपैंड हो जाता है, पूरे सर को एक्सपैंड कर लेता है, तो उस केस में भी हमें लार्ज इंटीरियर फॉन्टेनेल दिखता है। इसे रटना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है। जब बड़ा हो रहा है सर तो बोन्स कम है, बोन डेंसिटी कम है, प्रीमेच्योरिटी, रिकेट्स, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट कॉज डिप्रेस्ड एंटीरियर फॉन्टेनेल का। तो कोई बच्चा आता है ओपीडी में, मदर बोलती है कि लूज स्टूल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, दिन से 10-12 बार कर चुका है, तो मुझे जज करना है कि हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है। तो फॉन्टेनेल्स अगर ओपन होते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिप्रेस्ड एंटीरियर फॉन्टेनेल है इट इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी की कमी। एंड सेकेंड कॉज है इसका इन केसेस ऑफ पीएम, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, उसकी उन केसेस में भी बच्चे का डिप्रेस्ड एंटीरियर फॉन्टेनेल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल, बाहर की तरफ बल्ज कर रहा है, पानी की कमी थी तो अंदर की तरफ बल्ज कर रहा था, पानी ज़्यादा होगा तो बाहर की तरफ बल्ज करेगा। तो किन केसेस में बाहर की तरफ बल्ज करता है, हाइड्रोकेफेलस, सुनी हुई है ना ये टर्म, अभी हमने पढ़ी थी, पानी भर जाना सर में, उसे हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाना, प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो भी हमें बल्जिंग फॉन्टेनेल दिखेगा। तो ये किस किस में होता है, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, these are few causes of increased ICP। और केसेस है ट्रॉमा में ब्लड भर जाता है, उस केसेस में भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो these are the few causes of bulging anterior fontanelle। I've tried to put a picture, अगर दिख रहा हो इधर शाइनी सा बल्ज दिख रहा है, ठीक है, सिंपल, पानी भर जाना, पानी का एक्सेस या प्रेशर बढ़ना। कॉजेज ऑफ डिलेड क्लोजर ऑफ सूचर्स, अगेन बोन्स का जहाँ पे भी डीले होगा फॉर्मेशन, वहीं पे हमें डिलेड क्लोजर ऑफ सूचर्स मिलेगा। तो रिकेट्स तो एक कॉज हमारा आ ही गया, ठीक है, रिकेट्स इज वन ऑफ द कॉज जहाँ डिलेड क्लोजर दिखता है सूचर्स का। दूसरा कॉज है एकॉन्ड्रोप्लेजिया, अगेन ये टर्म अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ
बोन डिफेक्ट जिसमें अगेन डिले ऑफ क्लोजर होता है सूचर्स का. नेक्स्ट इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. Again, this has to something to do with the bones. We'll learn detail in the next lectures. तो osteogenesis imperfecta, इसमें भी delayed closure of sutures होता है. नेक्स्ट हमारा आता है बॉसिंग ऑफ द स्कल. इसकी मैंने पिक्चर लगाई है. बॉसिंग ऑफ द स्कल यानी आगे की तरफ स्कल बड़ा दिखना. तो मोस्टली इसमें हमारी फ्रंटल बॉसिंग होती है विच इज़ कॉमन. किस किस में देखने को मिलती है? अगेन सबसे पहला हमारा इसमें रिकेट्स का आता है. रिकेट्स में एक फीचर होता है फ्रंटल बॉसिंग. क्यों होता है? क्योंकि जो बोन डेंसिटी होती है वो कम होती है. ऑस्टियोइड जो होता है उसमें कैल्शियम की कमी होती है तो बोन फैलता जाता है, एक अपना दिशा में नहीं बढ़ता. तो फ्रंटल बॉसिंग देखने को मिलती है. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज जो है फ्रंटल बॉसिंग का वो है सीवियर एनीमिया, जिसमें बार बार ब्लड टूट रहा है. तो जब ब्लड बनेगा तो इन दोनों के बीच, स्कल के दोनों लेयर के बीच में मैरो में प्रोडक्शन होने लग जाती है. मैरो एक्सपैंड हो जाता है. ठीक है, मैरो एक्सपेंशन हो जाता है और इसमें इरिथ्रोपोइसिस यानी ब्लड बनना, आरबीसीज बनने शुरू हो जाते हैं. तो ये हमें देखने को मिलता है बीटा थैलेसीमिया में. क्रॉनिक हीमोलिसिस होता है क्योंकि बीटा थैलेसीमिया में. ठीक है, और दूसरा हमें देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया में. सिकल सेल एनीमिया हो गया. एक इसे क्या बोलते हैं, जब ये बोन मैरो एक्सपैंड हो जाती है तो ऐसे 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 दिखने लग जाता है. तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरे आता है ये कभी कभी स्पॉटिंग में, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस. इसे क्या बोलते हैं? हेयर ऑन एंड अपीयरेंस. सो आता है कि किस में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होगा बीटा थैलेसीमिया अगर ऑप्शन में, वरना सिकल सेल एनीमिया. ड्यू टू क्रॉनिक हीमोलिसिस मैरो का एक्सपेंशन हो जाता है और उसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस होना चालू हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं साइनसेस पे. सबको पता है कितना है. इधर हमारा एक साइनस होता है फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, मैस्टॉइड साइनस, स्फिनॉइड साइनस. वही पिक्चर में दिखाया गया है. फ्रंटल साइनस, then here is ethmoid sinus, maxillary sinus and साइडों में sphenoid sinus. क्वेश्चन साइनसेस में से एक ही बार आया हुआ है और क्वेश्चन क्या आया हुआ है? which sinus is absent at birth? sinus is absent at birth. तो कौन सा होता है? फ्रंटल साइनस. तो ये हमें याद रखना है. देयर आर समथिंग जिसका कोई हमें याद रखनी है वो. तो फ्रंटल साइनस इज एब्सेंट एट बर्थ. तो ये याद रखना है, फ्रंटल साइनसेस एब्सेंट एट बर्थ. तो साइनसेस में से यही क्वेश्चन आया. इन जनरल भी पता होने चाहिए. फ्रंटल, इथमॉइडल, मैक्सिलरी, स्फिनॉइड. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रेनियोसिनोस्टोसिस. क्रेनियोसिनोस्टोसिस क्या होता है? प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ बोन्स. प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ sutures in the skull is known as craniosynostosis. अब इसमें बहुत बारी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से सुनते रहेंगे, इमेजिन करते रहेंगे तो बहुत सिंपल होगा. तो सबसे पहले हमने सूचर पढ़ा था मिटोपिक सूचर. जो भी सूचर जल्दी बंद हो जाएगा तो वो स्पेस नहीं मिलेगा बोन्स को ग्रो करने का, तो उसी डायरेक्शन में बोन्स ग्रो करने लग जाएंगे. तो सबसे पहला आता है हमारा मिटोपिक सूचर का अर्ली क्लोजर. जो फ्रंट वाला हमारा सूचर है अर्ली क्लोजर होना शुरू हो जाएगा तो ये आगे ट्राइंगल की तरह हेड बढ़ जाएगा. तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोकेफेली. सो ये किसका सूचर का क्लोजर है? मिटोपिक सूचर, जो दो फ्रंटल बोन्स के बीच में होता है. सिंपल, ट्राइंगल की तरह आगे को बढ़ रहा है, ट्रिग्नोकेफेली. नेक्स्ट हमारा होता है ब्रैकीकेफेली. ब्रैकीकेफेली हमारा अर्ली क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर्स. अब साइड में होते हैं कोरोनल सूचर्स, ये बंद हो जाएंगे तो साइडवेज सर बढ़ने लग जाएगा. तो एक ब्रैकेट होता है ना हमारा, ऐसे बोलते हैं, तो ब्रैकेट की तरह सर भरने लग गया, तो दैट साइट इज नोन एज ब्रैकीकेफेली. तो ये हमारा होता है कौन सा? इसे बोलते हैं हम एपी डायमीटर, इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स डायमीटर. तो इसमें एपी डायमीटर छोटा होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर एपी डायमीटर से बड़ा होता है. ब्रैकेट की तरह सर भर रहा है. बस इमेजिन करना है हमें कि ब्रैकेट इधर हमारे ब्रैकीकेफेली में ये सूचर्स फ्यूज हो गए तो सर ऐसे बढ़ेगा, स्पेस नहीं मिल रहा सर को. तो कौन से सूचर का फ्यूजन है? प्रीमेच्योर फ्यूजन, कोरोनल सूचर्स. नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चंस 2-3 बार आ चुके हैं,
नेक्स्ट आता है हमारा डोलिकोकेफेली। डोलिकोकेफेली में हमारा सूचर होता है सेजाइटल सूचर्स का प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाता है। तो दिस इज द सीधा सूचर, सेजाइटल सूचर, ये फ्यूज हो जाएगा तो सर कैसे बढ़ेगा, इसमें ऐसे बढ़ रहा था, इसमें ऐसे बढ़ रहा है, इसमें बढ़ गया तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हमारा सर बढ़ता है। तो अल्टीमेटली इसमें अगेन आप देखेंगे दिस इज द एपी डायमीटर एंड दिस इज द ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये सूचर क्लोज हो गया, स्पेस नहीं मिल रही तो सर बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इसमें हमारा एपी डायमीटर इज मोर देन ट्रांसवर्स डायमीटर। पिक्चर भी दी हुई है, देखो इस डायरेक्शन में ये सूचर फ्यूज हुआ और इसी डायरेक्शन में सर बड़ा हो रहा है। तो दिस इज एपी इज मोर देन ट्रांसफर और ये सेजाइटल बोन्स की सूचर्स के फ्यूजन की वजह से होता है। तो सेजाइटल सूचर्स के फ्यूजन की वजह से डोलिकोकेफेली। तो इसे सिंपल याद कैसे रखना है, डोली सजती है ना, व्हेनेवर दुल्हन विदा होती है तो डोली सजती है, तो डोली सजना, सो डोलिकोकेफेली सेजाइटल सूचर्स। ये पिक्चर है, क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। प्लेजियोकेफेली लास्ट हमारा कौन सा बचा, लैम्डोइड। लैम्डोइड पीछे वाला फ्यूज हो जाएगा, सर को पीछे की तरफ बढ़ने की जगह ही नहीं है, तो फ्लैट हेड। सो दिस इज नोन एज फ्लैट हेड। लैम्डोइड सूचर प्रीमेच्योर फ्यूज हो जाता है इसमें, ठीक है, लैम्डोइड सूचर के फ्यूजन की वजह से मिलता है। सो दिस इज फ्लैट हेड। एक इसे ना एक और दूसरा टर्म भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपोकेफेली। अगर कहीं पे कभी लिखा है तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपोकेफेली, ठीक है। फ्लैट हेड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एक दो बारी, टुर्रीकेफेली या ऑक्सीकेफेली। इसमें हमारे दो बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने दो सूचर्स फ्यूज हो जाते हैं, अभी तक एक एक सूचर्स का देखा था, प्लेजियोकेफेली, ब्रैकीकेफेली, देन वी केम टू डोलिकोकेफेली, देन लास्टली वी केम टू फ्लैट हेड। बट अब ये है दो बोन्स का सूचर्स फ्यूज हो जाते हैं, ये वाला भी फ्यूज हो गया, ये वाला भी फ्यूज हो गया। सो दिस इज द प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर्स। ये सीवियर फॉर्म है, ठीक है, दोनों सूचर्स फ्यूज हो गए। टावर शेप्ड हेड बोलते हैं इसे, टावर हेड, ठीक है। और इसमें इट माइट बी एसोसिएटेड विद 8th और 6th नर्व पैल्सी। Also at times optic nerve palsy is seen। तो मतलब बस ये याद रखना है कि एक सीवियर फॉर्म है, कहाँ पे नर्व पैलिसीज एसोसिएटेड है, वो यहाँ पे है। सो दिस इज अ सीवियर फॉर्म। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज दिस, छोटा सा सर, माइक्रोकेफेली। तो कैसे डिफाइन करते हैं माइक्रोकेफेली, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एंथ्रोपोमेट्री लेना, हेड साइज लेना। बर्थ में नॉर्मल हेड साइज क्या होता है, बताओ बताओ, 33 to 35 सेंटीमीटर, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये छोटा सर दिखना, अगर हम चार्ट्स पे प्लॉट करेंगे, वी ऑलरेडी स्टडीड ग्रोथ चार्ट, तो लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज माइक्रोकेफेली। तो ये याद रखना है, फॉर द एज एंड द सेक्स, इफ द इट इज प्लॉटेड ऑन द चार्ट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज माइक्रोकेफेली। अब इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे सिंड्रोम्स में देखने को मिलता है। सो वन और टू कॉजेज वी कैन लर्न। ये एक हमारा देखने को मिलता है, एडवर्ड सिंड्रोम है एक, जो कॉमन सिंड्रोम्स हैं वो हम बात कर लेते हैं। एक पटाऊ सिंड्रोम है, पटाऊ लड़की को पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है, 2-3 चीज़ें याद रख लेंगे। फिर एक टॉर्च इन्फेक्शन, बचपन में माँ के पेट में कुछ तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, उनमें भी माइक्रोकेफेली देखने को मिलती है। मतलब है छोटा सर, ठीक है, लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 year of age, nurse noticed that the child's anterior fontanelle is still open. What is the appropriate action? तो हमें पता है anterior fontanelle close होता है 9 to 18 months पे, तो नर्स को क्या करना है, वरी होना है, जल्दी से रश करना है डॉक्टर के पास, या पेरेंट्स को काउंसल करना है, रिपोर्ट टू अ डॉक्टर, नो, मेजर दी हेड सर्कमफ्रेंस, नो, इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग। पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है, जी आप 18 महीने तक वेट कर सकते हैं क्लोजर के लिए, लुक फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, नो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ है आपका। नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द गुड इंडिकेटर्स ऑफ ब्रेन ग्रोथ। ब्रेन ग्रोथ किस चीज़ से इंडिकेट होती है, फॉन्टेनेल से होती है, नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा है।
चेस्ट सर्कमफ्रेंस से तो बिल्कुल ही नहीं होती, नन ऑफ द अबव भी आंसर नहीं है, आंसर है हेड सर्कमफ्रेंस। अभी मैंने एक टर्म यूज करी थी कि सर का साइज बड़ा हो जाता है, ब्रेन का साइज, सोटोस सिंड्रोम में सेरेब्रल जाइजेंटिज्म, तो सर का साइज भी बड़ा हो जाता है। सो जो हमारी ब्रेन ग्रोथ है वो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू हेड सर्कमफ्रेंस। तो अब माइक्रोकेफेली बोल रहे हैं हेड सर्कमफ्रेंस छोटा है, तो अल्टीमेटली द साइज ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो स्मॉल एंड द चाइल्ड विल सफर फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, उसे बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो गुड इंडिकेटर ऑफ ब्रेन ग्रोथ इज हेड सर्कमफ्रेंस। अगेन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। जो सूचर इमेज में दिखाया गया है वो किस एज पे क्लोज होता है? सो बेसिकली इधर हम बात कर रहे हैं मिडटॉपिक सूचर की। जो वो सूचर पूछना चाह रहा है वो है मिडटॉपिक सूचर, दो फ्रंटल बोन्स के बीच में। तो सारे सूचर्स जितने भी होते हैं ना, कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डोइड, वो क्लोज होते हैं बाय द एज ऑफ 24 to 30 ईयर्स। ओके, ईयर्स। ओनली मिटोपिक सूचर इज द वन जो जल्दी क्लोज होता है, 3 to 9 months। तो हमारा ऑप्शन इधर है 6 months। ये हमें लर्न करना है। सारे सूचर्स जो हैं वो 24 to 30 ईयर्स पे जाके क्लोज होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं। मिटोपिक सूचर इज द ओनली वन जिसका 3 to 9 months पे क्लोजर है, जो ये आगे का सूचर होता है। सो आंसर इज 6 months। नेक्स्ट आता है डायग्नोज द अंडरलाइंग कंडीशन प्लेजियो के। बड़ा सर दिख रहा है, देखो इसमें हमें बड़ा सर दिख रहा है, और कुछ अभी हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो हमें इधर फ्लैट हेड का ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा, ना ये ऐसे टावर की तरह उठा हुआ। तो प्लेजियो केफेली, ऑक्सीकेफेली चली गई। बहुत लंबा तो दिख रहा है बट हर तरफ से बड़ा दिख रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, हर तरफ से बड़ा दिख रहा है। सो दिस इज नोन एज मैक्रोकेफेली, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं था। मैक्रोकेफेली क्या होता है? मैक्रोकेफेली मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द हेड साइज एज कंपेयर टू द नॉर्मल एज एंड जेंडर। अगर हम ग्राफ्स पे प्लॉट करेंगे तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की लाइन से अगर ऊपर जा रहा है तो उसे बोलेंगे मैक्रोकेफेली। सो दिस इज अ हेड ऑफ अ मैक्रोकेफेली चाइल्ड, सब तरफ से बड़ा हुआ है, बड़ा सर। ठीक है, इसमें एक इमेज है जो आती है। तो मैक्रोकेफेली के पहले हम कॉजेज देख लेते हैं। मैक्रोकेफेली, तो मैक्रोकेफेली हमारा देखने को मिलता है मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम प्लॉट करेंगे। कॉजेज क्या है इसके? सो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज? अभी हमने एक पढ़ा था हाइड्रोकेफेलस, जिसमें पानी भर जाता है। हाइड्रोकेफेलस का मतलब होता है जो ब्रेन में नॉर्मल फ्लूइड होता है उसका इंक्रीज हो जाना, CSF। तो CSF इंक्रीज इन CSF, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोकेफेलस। इधर एक टर्म आती है मेगनकेफेली। मेगनकेफेली देखने को मिलती है हमें सोटोस सिंड्रोम में, जहां एक्चुअल ब्रेन बड़ा हो जाता है, ब्रेन बड़ा हो जाता है। द साइज ऑफ ब्रेन इंक्रीजेस, इंक्रीज इन ब्रेन साइज। तो ये देखने को मिलता है सोटोस सिंड्रोम में। तो हेड सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हेड सर्कमफ्रेंस लेंगे तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सोटोस सिंड्रोम में मेगनकेफेली। इधर एक और टर्म है हमारी हाइड्रनकेफेली। तो ये जो साथ में आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये है ना हाइड्रनकेफेली की पिक्चर है। हाइड्रनकेफेली की पिक्चर, हाइड्रनकेफेली का बेसिक मतलब होता है दोनों ब्रेन के जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स है वो एब्सेंट होते हैं, कुछ नहीं होता उसके अंदर, पूरे ब्रेन में पानी भरा हुआ होता है। तो ये पूरे ब्रेन में जब हम एक्सरे करेंगे तो ये पूरे ब्रेन में पानी भरा हुआ है, नीचे सब कुछ प्रेजेंट है, ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगटा, ये सब प्रेजेंट है, बट इधर सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, एब्सेंस of cerebral hemispheres, and ये जो सारा भरा हुआ है ये CSF भरा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज एन इमेज ऑफ हाइड्रनकेफेली, पूरा CSF भरा होना, एब्सेंस ऑफ दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। तो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ मैक्रोकेफेली। और हमें कहाँ देखने को मिलते हैं मैक्रोकेफेली? अगेन जैसे जो बड़ा सर हमें दिखने को मिल रहा था रिकेट्स में, अगर आगे से बॉसिंग हो गई है तो जब हम हेड सर्कमफ्रेंस लेंगे तो बड़ा सर दिखेगा, तो रिकेट्स में देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है? सिमिलरली कोई ट्रॉमा हुआ है, हेड ट्रॉमा हुआ है, ब्लड भर गया है, तो उस केसेस में हेड साइज बढ़ जाता है, तो हेड ट्रॉमा में देखने को मिलता है। एंड देयर आर वेरियस अदर कॉजेस।
तो जितना हमें इतना ही जानना ज़रूरी है, तीनों का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोकेफेलस में CSF बढ़ता है नॉर्मल ब्रेन में वेंट्रिकल्स के अंदर, मेगेनकेफेली में एक्चुअल ब्रेन साइज बड़ा हो जाता है, एंड हाइड्रेन, हाइड्रा मतलब वाटर होता है, हाइड्रेन कैफेली पानी से भर जाना सर, तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एब्सेंट हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इतना हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं ऑलमोस्ट। गो होम, ओपन योर MCQ बुक्स एंड ट्राई टू सॉल्व MCQs। कोई भी डाउट होगा यू कैन जस्ट message me below the video, I shall reply to it. Hope you like the lecture. See you very soon with the next lecture. Thank you all. Bye.